हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। और आज हमें आपका चैप्टर 1 का आगे का जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करना है। हमने चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया था जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक ब्रिटिश के अकॉर्डिंग औद्योगिक क्षेत्र में हम इस चैप्टर में क्या रूल अपना रहे थे, क्या रूल्स फॉलो किए जा रहे थे, इसमें ब्रिटिश रूल फॉलो किए जा रहे थे कि जितना भी वर्क, जितना भी प्रोडक्शन, जितनी भी हर एक चीज़ अगर हमें करनी है तो वो हमारी किस पे डिपेंड थी, ब्रिटिश पर डिपेंड थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रूल्स चेंज हुए हैं, किस तरह से ब्रिटिश रूल्स को फॉलो किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries produce certain special products enjoy worldwide reputations. India was particularly well known for its handicraft industries। कि भाई ब्रिटिश के जो प्री ब्रिटिश पीरियड था हमारा, उस टाइम पर क्या था, इंडिया का एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि हमारी जो इंडियन है, देखो प्री ब्रिटिश पीरियड के टाइम में हम किस चीज़ को ज़्यादा कर रहे थे, किस चीज़ को ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, एग्रीकल्चर को डोमिनेट किया था कि कृषि का वर्चस्व ज़्यादा था, कृषि को ज़्यादा अपनाया जाता था। लेकिन फिर आ गया बट सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सर्टेन, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने क्या करा, किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करना, स्पेशल प्रोडक्ट एंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। कुछ और प्रोडक्शन को ज़्यादा तरह से एंजॉय कर रहे थे, कुछ और प्रोडक्शन को इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे किसी और प्रोडक्शन की, कि भाई एग्रीकल्चर तो है ही यही, लेकिन वो एग्रीकल्चर को ना करके जैसे कोई भी एक छोटा सा प्लांट लगा लिया, कोई भी एक इंडस्ट्री लगा ली, तो उन्होंने क्या किया, किसी भी अलग से किसी भी चीज़ को इंडस्ट्री लगा लिया, किसी भी चीज़ का उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया जिसको वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना। तो उस समय क्या था, जो इंडिया का जो हम इंडिया स्पेशल प्रोडक्ट को बना रही थी वो किस चीज़ में बना रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बना रही थी। यानी कि देखो सबको पता है कि हमारा जो 85% भाग है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो 85% हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन उसका जो थोड़ा भाग बचा हुआ है हमारा, वो किस पर डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। यानी कि उन्होंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लगानी शुरू कर दी। और जब प्री ब्रिटिश पीरियड टाइम था हमारा, तब उन्होंने कैसी इंडस्ट्री लगाई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लगाई। मीन्स हस्तकला उद्योग के लिए हमारा ये जो इंडिया था वो जाना जाने लगा। क्लियर हुआ। अब इसमें चलो कुछ टॉपिक आते हैं, वो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या कहा है, इंडस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। मीन्स जो हमारा इंडस्ट्री थी, जितने भी हमारे उद्योग थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो इंडियन हमारी हस्तकला जो उद्योगपति थे, जो जिन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को लगाया था, उन्होंने क्या करा कि उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें अपनी आधुनिक इंडस्ट्री लगानी थी, कहा ना, नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप। तो उन्होंने क्या किया, उसको तो नष्ट कर दिया, और कोई भी आधुनिक औद्योगिक आधार सामने नहीं है। भाई जब आपने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टमेटिकल लगाया, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम जो करें उसको मॉडर्न के रूप में अलाउ कर दें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को आधार बनकर सामने नहीं आई, कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, तो वो किस पर थी, हैंडीक्राफ्ट पर। तो इसलिए क्या कहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई भी इंडस्ट्री को मॉडर्न के रूप में रूप नहीं दिया गया, उस टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ठीक है, कि भाई अगर ब्रिटेन के स्टार्टिंग में या ब्रिटेन कोई भी अगर आधुनिक औद्योगिक का यूज़ करती है, कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को लगाती है, तो वो भारत से क्या करती है कि वो
क्या करती है, रॉ मटेरियल को बहुत सस्ते रेट पर, कि भारत से वो क्या करेगी, कच्चे माल प्राप्त करेगी, और किस रेट पर, चीप रेट पर। ठीक है, समझ में आया ये? क्योंकि भाई उन्हें इंडस्ट्री लगानी है ब्रिटेन में, तो वो यहाँ से तो कच्चा माल तैयार लेके जाएगी मतलब चीप रेट पर, और ब्रिटेन में जाके उसको प्रोडक्ट बनाकर क्या करेगी, सेल करेगी, और वो भी उसके रेट कैसे होंगे, बहुत हाई। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आया है इसमें, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि उन्होंने एक बिल्कुल बहुत अच्छे से एक प्रोडक्ट को तैयार कर लिया है ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। किसने, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ने, इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस, और यहाँ पर क्या कर दिया, वो हाई रेट पर सेल कर दिया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मीन्स अगर आपसे कोई रॉ मटेरियल ले रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नीड होती है रॉ मटेरियल की, तो हम कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं, वो बहुत चीप रेट पर, बहुत सस्ते रेट पर लेकर आते हैं। हमने उससे एक प्रोडक्ट तैयार किया, और प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार कर फिर हम उसी प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर, हायर रेट पर सेल करते हैं। तो यही काम किसने करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, कि इंडिया से रॉ मटेरियल लिया बहुत चीप रेट पर, और उसी का प्रोडक्ट तैयार कर उसको सेल किया इंडिया में हायर प्राइस पर। क्लियर हो गया? तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था। नेक्स्ट टॉपिक पर आते, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, एडवर्स अफेक्टेड ऑफ डिक्लीन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कि भाई जो हमारे भारत में हस्तकला के, इंडिया में जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके जो प्रतिकूल रूप से जो प्रभावित किया गया है वो क्या है, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। फर्स्ट आता है इसमें, डिक्लीन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी ऑन इन द फॉलोइंग वेज, कि भाई हस्तकला की गिरावट के रूप में हमारे बड़े पैमाने पर क्या हुई, बेरोजगारी होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो ये, अब वो किस किस तरह से हुई है वो देखते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी किस पर, इंडियन इकोनॉमी पर, हमारी इकोनॉमी पर हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है बात, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी बताया कि भाई अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी इकोनॉमी में गिरावट आती है तो वो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द डिक्लीन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ए मास स्केल। यहाँ पर क्या होगा कि उच्च स्तर की बेरोजगारी हो गई, और बेरोजगारी होने के कारण हमारा जो गिरावट आनी शुरू हुई है, जो डिक्लीन होना शुरू हुआ है, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर आना शुरू हुआ है। तो भाई जितनी भी गिरावट के परिणाम हुए वो बड़े पैमाने पर किस पर हुए हैं, बेरोजगारी पर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि तैयार माल का आयात। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कंपटीशंस ऑफ मशीन्स मेड चीप गुड्स, कि भारतीय निर्मित वस्तुओं की, जितनी भी हमारी इंडिया की जितने भी हमने गुड्स को प्रिपेयर किया है, प्रोड्यूस किया है, उनकी जितनी भी मशीनें हैं और फ़ॉरेन की, देखो यहाँ पे क्या है कि उसकी मशीनों में और फ़ॉरेन की मशीनों में क्या करना शुरू हो गया, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए, और उन्होंने सस्ते सामान बनाने शुरू कर दिए। तो जितना भी उन्होंने चीप रेट के जितने भी उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, उन प्रोडक्ट को इन्होंने आयात करना शुरू कर दिया, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया और इसको चीप रेट पर सेल करना शुरू कर दिया। किस लिए, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट सेल हो, उनकी अर्निंग हो। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यही तो चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि पूंजीगत वस्तु उद्योग की कमी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन द टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करंट कंजप्शंस, यानी कि पूंजीगत वस्तु उद्योग में जो कमी आई है वो किस वजह से आई है, तो भाई उद्योगों में और उनके जितने भी उनसे रिलेटेड हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे मशीन टूल्स, हम इन सब का प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट था उसमें हमें कंजप्शंस भी तो करना था। भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजप्शन नहीं हो रहा तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। हम बिना वजह के, अगर हमें पता है कि हमारे पास डिमांड, अगर हमें 1000 प्रोडक्ट बनाकर देने हैं तभी तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब सेल होनी नहीं, कंज्यूम किसी को करना नहीं, तो प्रोडक्ट क्यों से बनाया जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमारे कहते हैं कि इसीलिए हमारी क्या हुई, कैपिटल गुड्स में डिक्लीन लैक होना शुरू हो गया, यानी कि कमी होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट है इसी में पॉइंट,
during the British rule there was hardly any capital goods industries to promote further industrializations in India। कि भाई ब्रिटिश रूल के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जितने भी औद्योगिकरण, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनको बढ़ावा देने के लिए शायद ही किसी ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया होगा या किसी ने कैपिटल गुड्स को प्रमोट किया होगा। क्लियर है? तो जिस वजह से हमारे क्या हो गया, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होना शुरू हो गया। ये था आपका पूरा टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये कुछ पॉइंट्स भी थे इसमें और आपको बताया भी गया है। होप सो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन ट्रेंड। फॉरेन ट्रेंड का मतलब विदेशी व्यापार। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंसेंट टाइम। कि भाई भारतीय प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राष्ट्र है। ठीक है, सबको पता है ये इंडिया, है ना। जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज़ हैं अडॉप्ट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कंपोजिशंस एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। जितने भी हमारा औपनिवेशक बोलते हैं हम कॉलोनियल को। ठीक है, कॉलोनियल जितनी भी हमारी गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जितनी भी हमारी पॉलिसीज़, जितने भी हमारे इफेक्टिव, जितनी भी हमारी ये पॉलिसीज़ को बनाया गया है, हमने उन्हें जितने भी हमारी पॉलिसीज़ को रूल्स रेगुलेशंस थे सबको फॉलो करना था। लेकिन क्या हुआ कि जब इंडिया ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना हुई तो उस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा। भाई देखो, अगर हम एक चीज़ का प्रोडक्ट, कोई चीज़ हमारे पास फ़ॉरेन से आ रही है, यहाँ पर वो सेल हो रही है, वहाँ पर उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और यहाँ पर वो सेल हो रही है, और वही चीज़ हमें इंडिया में मिलने लग जाए, है ना। वही चीज़ अगर हमें इंडिया में मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगी ना वो। तो इसलिए इसमें क्या हुआ भाई, सबको पता है इंडिया एक अच्छी इम्पोर्टेंट नेशन है किसमें, कि भाई वो व्यापारिक राष्ट्र रहा है, कि इंडस्ट्रियल रहा है ना। तो लेकिन उसके साथ में धीरे धीरे ब्रिटिश ने भी अपना फॉरेन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियाँ बनानी शुरू कर दी, उसको प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें क्या आ गया, इन दोनों के बीच में अब कंपटीशन आ गया। ठीक है, इसी का हमारा पॉइंट आता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि प्राथमिक उत्पादों के निर्यातक और तैयार माल के आयातक। ठीक है, कि भाई जितना भी माल हमारा प्रोड्यूस होगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट आदि। कि भाई भारत में, इंडिया में जितने भी हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी हमारे प्राथमिक उत्पाद हैं, वो तो उनका निर्यातक बन गया। अब प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से आते हैं, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। जैसे हमारे शुगर हो गया, मीन्स कच्चा माल, है ना, कॉटन, सिल्क, जूट, ये सब चीज़ें हमारे किस में आएंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि इनसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो सेकेंडरी वगैरह में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका इसी में टॉपिक मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली मीन्स ब्रिटिश शासन का एकाधिकार, नियंत्रण, कि हमारे ब्रिटिश रूल का हमारे एकाधिकार पर क्या नियंत्रण है। गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। सरकार ने इंडिया के निर्यात और आयात पर एकाधिकार बनाए रखा है। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद द फ्यू अदर कंट्री लाइक चाइना, सीलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया, ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का 1.5 पोर्शन क्या था, वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित था। यानी कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का 1/2 पोर्शन, है ना, हाफ पोर्शन ब्रिटेन तक ही लिमिट था, इसकी सीमित वहीं तक थी। जबकि बाकी लोगों के क्या था, बाकी लोगों का क्या था कि अलाउ विद द फ्यू अदर कंट्री लाइक, जैसे चाइना का सीलोन तक, श्रीलंका, है ना, ये सब चीज़ें, और जैसे ये फर्सिया है तो इसका ईरान तक। तो इन सब चीज़ों का हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या करा कि निर्यात और आयात पर मोनोपोली तो किया, एकाधिकार तो रखा, लेकिन इंडिया का 1/2 पोर्शन या हाफ पोर्शन फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन जो ट्रेड था, वो ब्रिटेन तक ही सीमित रहा। ठीक है, हाफ से ज़्यादा पोर्शन जो कहाँ पर चला गया, चाइना एंड फर्सिया, ये सब, श्रीलंका, सिलोन, इन सब में। ठीक है, तो ये आपका कहता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड।
नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसांख्यिकी, जो जनसंख्या के आधार पर हमारी कंडीशंस होगी। फर्स्ट इसमें है आपका डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जाइटेड ऑल फीचर्स ऑफ ए स्ट्रेंजर्स एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी, कि ब्रिटिश शासन के दौरान जनसांख्यिकी की जो स्थिति है वो स्थिर और पिछड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं उन सबको इन्होंने प्रदर्शन किया है, उन सबको इन्होंने एक तरह से देखा है कि भाई इनका क्या रोल रहा है। फर्स्ट आता है इसमें ऑफिशियल सेंसस। ऑफिशियल सेंसस का मतलब होता है आधिकारिक जनगणना। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्ट इन द ईयर 1881, कि पहली आधिकारिक जो जनगणना थी वो ईयर 1881 में कंडक्ट की गई थी। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस द सेंसस रिवील अनइवनेंस इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ सीमाओं से पीड़ित जनगणना ने भारत की जनसंख्या की वृद्धि में असमानता का पता लगाया कि भाई इसमें क्या क्या अनइवनेंस हुआ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, किस तरह से इसकी कंडीशंस हुई। तो ये किस बेस पर हुआ? ऑफिशियल बेस पर हुआ। ठीक है, किस बेस पर हुआ? ये ऑफिशियल बेसिस पर हुआ डेमोग्राफिक में। नेक्स्ट आता है 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कि भाई 1921 में जो हमारा ईयर था उसको एक महान विभाजन का वर्ष बना दिया। फर्स्ट 1880 में होता है, फिर उसके बाद 1921 में इसको महान विभाजन का वर्ष कर दिया। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिगन आफ्टर 1921, कि संक्रमण का जो दूसरा चरण हुआ था वो 1921 में हुआ था। सो द ईयर 1921 इज डिस्क्राइब एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, इसलिए इस वर्ष को क्या गया 1921 को इसे महान विभाजन वर्ष के रूप में वर्णित किया गया। या हम इसको अगर आपसे पूछा जाए ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कब किया गया था तो 1921 को क्या था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके ये फर्स्ट चैप्टर की आपके पास 2 वीडियो आएंगी जिनको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो PDF आएंगी उनसे अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।